हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं कि आपकी जो सैलरी होती है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लो आपकी 1 लाख के अंदर है। वो कुछ भी हो सकती है, वो 10K हो सकती है, वो 20K हो सकती है, वो 50K हो सकती है, वो 70K हो सकती है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकती है। उसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे। आपको बस लॉजिक को समझना है, जो मैं पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, मान लो उनकी 30,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है, पैसा आया, वो उसे खर्च कर सकते हैं रेंटल इनकम में, या फिर उन्हें कुछ शॉपिंग करनी होती है, या फिर उन्हें कहीं पे ट्रैवलिंग करनी होती है, या फिर वो बाहर मूवी चले जाते हैं, या फिर लंच पे चले जाते हैं, या फिर डिनर पे चले जाते हैं, या ब्रेकफास्ट बाहर करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। मेरा कहने का पर्पज ये है कि वो लास्ट मंथ जब उनका मतलब महीना खत्म होने को होता है, उस सिचुएशन पे जो महीने का आखिरी हफ्ता होता है, वो एक तरीके से तंगी में गुजारते हैं कि भाई, फिर कहते हैं कि भाई सर्वाइवल नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं क्या कहूंगा आपसे कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, सैलरी को कहां पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी सैलरी का पहले ही एक हिस्सा निकाल लीजिए, जो भी आपको इन्वेस्ट करना है। किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो भी डिस्कशन होगा, आप वीडियो को देखते रहिए। आज हम काफी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी जरूर भी है। कहां पे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उस हिस्से को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसे पहले ही निकाल लीजिए, और फिर जो आपका हिस्सा बाकी बच गया उससे आप इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी क्या होती है, वो रेंट हो सकती है, आपको सर्वाइव करना है। दूसरी प्रायोरिटी क्या हो सकती है, आपका फूड हो सकता है, जो महीने का आपको फूड का अरेंजमेंट करना है, चाहे वो टिफिन से हो या फिर आप किसी होटल में खाते हो, डिपेंडिंग हो। आप अपनी कटौती कहाँ पे कर सकते हैं, आप कम शॉपिंग कर सकते हैं, या जो आप लंच ब्रेकफास्ट या डिनर बाहर कर रहे हैं, आप वहीं पे अपने फूड पे ही इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें कम कर सकते हैं, मूवीज को कम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग को कम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा होता रहेगा, जो आपके, अगर आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ, जो कि आपके किसी न किसी रूप में काम आता रहेगा आपकी इमरजेंसी में। वो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो वो हो सकती है, आपकी होम से रिलेटेड हो सकती है, आपकी कार से रिलेटेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके कुछ शौक बेसमेंट है वो हो सकती है। पर वो तभी हो सकता है जब आप कुछ पैसा इकट्ठा कर पा रहे हो। तो अब किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, आपको अपनी सैलरी को किस तरीके से इन्वेस्टिंग करना चाहिए, इसका डिस्कशन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि भाई सैलरी है तो ही ये वीडियो है, नहीं। आप अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तब भी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई अपना काम कर रहे हैं, या सेल्फ डिपेंडेंट है, फ्रीलांसर है, डिपेंडिंग ऑन, मतलब आपके पास अर्निंग सोर्स है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आजकल लोगों के मन में सवाल घूम रहा है वो है शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है। डीमेट अकाउंट है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप अपस्टॉक में जा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल फ्री में डीमेट अकाउंट हो रहा है। ये आपको कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पड़ेगा। ये आपको और भी काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओज में पार्ट ले सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी आपको यहाँ पे इनकी फीसेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आपको ये चार्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईपीओज में करो, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सारी एक्सप्लेन की गई है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है आपको, केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है, यहाँ पे किन किन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे बता रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। कितना किया है वो तो मैं नहीं जानता, आप जाके अपना इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, फिलहाल इस ब्रोकर्स का नाम चल रहा है, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे फ्री में भी डीमेट अकाउंट हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसे भी पढ़िएगा इसकी टर्म्स एंड, इसलिए मैं जरूर कह रहा हूँ कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा।
तो ये तो बात हो गई कि आपको शेयर मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। जरूरी नहीं कि आप इस ब्रोकर के साथ जाए, आप किसी और अदर ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जेरोदा का भी लिंक मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा क्लियर होगा कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है? नहीं, हम यहाँ पे कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कुछ हिस्सा एफडी में भी इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कुछ हिस्सा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कुछ हिस्सा इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे, हम कुछ यहाँ पे हिस्सा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कुछ हिस्सा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे। ये आप समझ गए। सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है एफडी आप कह सकते हैं, या गोल्ड आप कह सकते हैं। एफडी की बात करें तो आपको यहां से 5 to 6% के रिटर्न मिल जाते हैं पर ईयर के। लेकिन आपको पता है जो इंडिया का इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है, वो 6 to 8% के बीच में बढ़ रही है। अब इतनी तो महंगाई बढ़ रही है और आपको एफडी से इतना रिटर्न मिल रहा है, साथ में आपके कुछ चार्जेस भी कटते हैं, तो ये रिटर्न ऑटोमेटिकली डिक्रीज भी हो जाता है, आपको पता है। और समय के अनुसार ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, उस चीज का भी आपको ध्यान देना है। यानी कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? काफी लोगों ने आपको ये भी सजेस्ट किया होगा कि मत करो, मैंने भी कई बार किया होगा। लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा ये जरूरी होता है, क्योंकि मान लो जैसे अब सिचुएशन चल रही है, आपने सारा पैसा अपना शेयर मार्केट में लगाया हुआ है और वॉर की सिचुएशन में क्राइसिस आया या कोविड की सिचुएशन में क्राइसिस आया, तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई। यानी कि आप कुछ स्टॉक आपके लॉस में भी चल रहे होंगे जो आपने ऊपर के दाम पे खरीद रखे हैं, आप उन्हें नीचे एवरेजिंग कर रहे होंगे अगर अच्छी कंपनी आपको भरोसा है। उस सिचुएशन पे एवरेजिंग कब की जाती है उस पर भी मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बेफिक्र रहिए, आप उसे अलग से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो फिलहाल आप यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब है इस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आप एफडी में जो इन्वेस्ट किया है उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड में जो इन्वेस्ट किया है उससे भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ हिस्सा आपका एफडी में भी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपकी जरूरत पूरी कर दे, बस इतना ही होना चाहिए। फिर आप कुछ गोल्ड में कीजिए, उसके बाद आप बॉन्ड्स में कीजिए, उसके बाद आप इंडेक्स फंड में कीजिए, उसके बाद आप कुछ म्यूचुअल फंड भी परचेज कीजिए, उसके बाद आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्हें एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा इन पे डिटेल में हम समझेंगे कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। एफडी का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल इंडेक्स फंड का लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और कहूंगा कि जो बिगनर्स आते हैं वो शेयर मार्केट में आते ही बहुत सारी एक्टिविटी करने लगते हैं, बहुत ज्यादा खरीदने बेचने लगते हैं। शेयर मार्केट में आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतने ही आपके लॉसेस बढ़ेंगे एज ए बिगनर। इस चीज को फिर से समझो, शेयर मार्केट में आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतने ज्यादा आपके लॉसेस बढ़ेंगे। क्योंकि कई लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, सर आज मेरा 2000 का प्रॉफिट हुआ, सर आज मेरा 5000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 5000 क्रेडिट नहीं हुए अकाउंट में। यहां पे आप कहेंगे, कुछ कहते हैं कि 3000 ही क्रेडिट हुए, कुछ यहाँ पे कहते हैं 1000 ही क्रेडिट हुए, बाकी के पैसे कहाँ गए। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे 1500 रुपए ही क्रेडिट हुए, बाकी के पैसे कहाँ गए। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सचेंज चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं, ट्रेडिंग चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं, कुछ टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एज ए बिगनर आप फोकस करो इन्वेस्टिंग पे, न कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करने पे शेयर मार्केट में। समझ गए ना कि आपको फोकस कहां करना है। पहले आपको लर्निंग लेनी है, लर्निंग लेने के बाद जब आपको पता लग जाए, लूप होल मिलने शुरू हो जाते हैं, उस सिचुएशन में आप ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा एक्टिविटी को अवॉइड करना है, अपने लॉसेस को समझना है, अपने चार्जेस को समझना है कि चार्जेस कहां पे हो रहे हैं। तो इसके लिए तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ जा रहे हैं, आप उनके चार्जेस में, फीस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, कुछ सर्विसेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, बहुत तरह तरह के चार्जेस होते हैं। किसी और दिन अलग से अलग वीडियो में इन पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। हालांकि इंडेक्स फंड स्टॉक के कंपैरेटिवली आपको कम रिटर्न देते हैं, लेकिन आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने
निफ्टी 50 का एक इंडेक्स लगाया हुआ है और हम देख रहे हैं ये समय के अनुसार बढ़ता जा रहा है। और मैंने आपको, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं आप, मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे कभी नहीं बढ़ता, वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है और गिरता भी ऐसे नहीं, वो गिरता भी ऐसे ही है। ये चीजें मैंने आपको समझाई और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे आप ये सिचुएशन समझिए। यानी कि कहने का पर्पज ये है कि मान लो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिंग की होगी और वो हर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे इंडेक्स फंड में या इंडेक्स में, जो भी हो सकता है। आप निफ्टी 50 का ले सकते हैं, आप सेंसेक्स का ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप जोन से में भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो समय के अनुसार कुछ वहां परचेज करेंगे, कुछ यहाँ परचेज करेंगे, कुछ यहाँ परचेज करेंगे, कुछ यहाँ पे ऊपर फिर गिरा, कुछ यहाँ पे भी परचेज करेंगे, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट गिर रहा है। बस आप अपने मंथ का कोई डेट फिक्स कर दीजिए कि आपको इस दिन इन्वेस्टिंग करनी है या और उसी दिन खरीद लीजिए। उस दिन चाहे ऊपर हो या नीचे हो, डजेंट मैटर। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल पर्टिकुलर ये नहीं कि आपने 7 फिक्स कर दिया, 7 को ही परचेज कर रहे हैं, या 12 फिक्स कर दिया, 12 को ही परचेज कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके अकॉर्डिंग। समझ गए यहाँ पे? तो इंडेक्स में ये फायदा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और है जहां की तरफ लोग ध्यान नहीं देते। अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में देखेंगे, ये वाली रेंज देखिए, मार्केट यहां पे कोई खास ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, फिर उसके बाद आया है। यानी कि आप यहां पे देखेंगे कई सालों तक कोई मूवमेंट ही नहीं है। यानी कि एक मार्केट, मान लो ये लेवल है, मार्केट इसी के अराउंड घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी तरीके से। तो यानी कि कोई खास रिटर्न तो आया नहीं। अब यहां पे लोगों में क्या कंफ्यूजन हो जाता है, वो इन्वेस्टिंग करना बंद कर देते हैं। आपको वो नहीं करना अगर आप इंडेक्स में करें, क्योंकि जब तक इकोनॉमी इंडिया की ग्रोथ होती रहेगी, आपकी इसकी वैल्यू भी ग्रोथ होती रहेगी। तो इन चीजों को अवॉइड करना है, फिक्स कर दो अपना महीने का, वो करते रहना है। अब इस सिचुएशन पे अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि जब यहां पे जा रहा है, मान लो आपने यहीं से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया और वहीं पे ही मार्केट कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए साइडवेज हो गए, कोई खास रिटर्न नहीं दिए, तो आपको वहां पे रिटर्न कौन बना के देगा? रिटर्न जो आपने एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है वहां से आपको कुछ पैसा मिलता रहेगा, जो आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है वहां से कुछ पैसा जनरेट होता रहेगा, जो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है वहां से कुछ पैसा जनरेट होता रहेगा। समझ रहे हो ना मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो? वो मैं इसी पर्पज से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से आपकी इनकम जनरेट होती रहे। मतलब वो सिचुएशन ना आए कि आपने सारे अंडे एक ही ट्रे में लगा दिए और वो ट्रे आपकी टूट गई तो आपके सारे अंडे फूट गए। हमें इसे डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग सेक्टर में जाना है। स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार डिस्कस किया है कि आपकी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये चीज क्लियर होगी कि आपको इंडेक्स फंड में क्यों जाना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। भले यहाँ पे आपको ग्रोथ कम मिले या लिमिटेड ग्रोथ मिले, देखो एफडी से ज्यादा तो मिल जाएगी आपको, पीपीएफ से भी ज्यादा मिल जाएगी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से ज्यादा, यानी कि जो आप बैंक में जाके अपने कुछ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे ज्यादा तो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको पीपीएफ में कुछ पैसा डालना चाहिए, एफडी होगा, पीपीएफ होगा, मतलब अलग अलग जगह। वो परसेंटेज कम हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, मैं आपको एक बात और समझाता हूं। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हम रिस्क ज्यादा लेंगे। मान लो बात हो रही है बॉन्ड की, एफडी की, पीपीएफ की, गोल्ड की, म्यूचुअल फंड की, इंडेक्स फंड की और इक्विटी की। कुछ लोग कहते हैं कि हम रिस्क ज्यादा लेंगे, तो वो अपना ज्यादा पैसा कहां लगा देते हैं? इक्विटी में, और थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग सेक्टर में डाल देते हैं। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भाई उन्हें रिस्क कम लेना है, कि भाई हमारा पैसा ना डूबे, तो उनका ज्यादा पैसा कहां होता है? या तो बॉन्ड्स में, या सबसे ज्यादा एफडी में रहेगा, या पीपीएफ में रहेगा, या गोल्ड में रहेगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा रहेगा। फिर वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं, चलो थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में डाल देते हैं, थोड़ा पैसा इक्विटी में डाल देते हैं, थोड़ा पैसा, मतलब यानी कि जो कम रिस्क ले रहे हैं उनका ज्यादा पैसा ये, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है।
और जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कि वो इक्विटी में डाल रहे हैं, इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, कि थोड़ा सेफ रहने के लिए आप यहां पे भी डाल सकते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप इतने परसेंट इसी में ही इन्वेस्ट करो या फिर इतने परसेंट इसमें इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इतने परसेंट डाल दो, नहीं। मैं ये चाहता हूं कि ये आपका पर्सनल डिसीजन हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपके अंदर रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पैसे की कब जरूरत पड़ रही है। क्योंकि अगर आपको जल्दी जरूरत पड़ रही है तो आप लिक्विड फंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि आप इक्विटी का इस्तेमाल करो। क्योंकि हर चीज के लिए, हर समय के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। हम किसी भी एक पर्टिकुलर फेज में किसी एक स्ट्रेटेजी को ही अप्लाई नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी कर जाती है। तो इसे आप समझ गए, ये परसेंटेज आपको अपने आप ही डिसाइड करनी है। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने एफडी डिस्कस कर लिया, हमने पीपीएफ डिस्कस कर लिया। ये दोनों सेम ही है, मतलब लॉजिक इनका सेम है। इनकी जो आपके रिटर्न मिलते हैं वो अलग अलग है, रिटर्न का तरीका अलग अलग है, वो चीज आप समझ गए। बॉन्ड एक्सप्लेन कर लिया, गोल्ड भी, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो रहेगा, फंड मैनेजर आपका सभी का पैसा, मान लो 1000 लोगों का जा रहा है या 1 लाख लोगों का जा रहा है, वो सब इन्हीं के पास जाता है और ये अपने अकॉर्डिंग उस फंड को मैनेज करते हैं और आपके डैशबोर्ड में आपके रिटर्न देखते रहते हैं। बदले में ये आपसे कुछ परसेंटेज कमीशन चार्ज करते हैं। तो कहने की बात ये हो गई कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आप चाहते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो सारा का सारा या ज्यादातर रिटर्न आपको मिले, क्योंकि यहां पे भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो आप सीधे इक्विटी में जा सकते हैं। अब इक्विटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इक्विटी को भी समझना काफी जरूरी हो जाता है। इक्विटी में क्या करें, एक तो सबसे पहला इक्विटी में स्टॉक। एक तो ये नहीं है कि रैंडम आप कोई सा भी स्टॉक उठा रहे हो। आपने न्यूज देखी कि ये इस सेक्टर का स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, 10 ही दिन में 20% चला गया और आप इसे खरीद के बैठ गए। ऐसे नहीं करना कि भाई रैंडम कुछ भी उठाया और स्टॉक उठा लिया। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, नॉलेज नहीं, चलो भाई बहुत सारे म्यूचुअल फंड उठा लो, कि आपने एनर्जी का भी म्यूचुअल फंड उठा लिया, आपने ऑटो का भी म्यूचुअल फंड उठा लिया, आपने इंडेक्स का भी म्यूचुअल फंड उठा लिया, आपने एफएमसीजी का भी म्यूचुअल फंड उठा लिया, या फिर आपने फार्मा का भी म्यूचुअल फंड उठा लिया। मतलब तरह तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, आपने बोला सब उठा लो, आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड। इस तरीके से इन्वेस्टिंग नहीं होती कि हर सेक्टर का उठा लो, कुछ ना कुछ तो रिटर्न देगा, या इस तरीके से। आपको इस तरीके से भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। अब करना क्या है वो मैं बता देता हूं। आपको 5 to 10 स्टॉक परचेज करनी है, डिपेंडिंग ऑन जो बेहतर है। आप निफ्टी 50 में से ले सकते हैं। मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये किसी भी तरह का आपके लिए कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे आप रेंडमली 5 से 10 स्टॉक उठा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप हर एक सेक्टर का मार्केट लीडर उठाइए। जो भी अगर बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें लीडर कौन है वो देखिए, फार्मा सेक्टर है उसमें लीडर कौन है, ऑटो सेक्टर है उसमें लीडर कौन है, या मेटल सेक्टर है उसमें लीडर कौन है, एफएमसीजी में लीडर कौन है, एनर्जी में लीडर कौन है, वो उठाइए। पहला स्टॉक तो वो हो गया जो आप लीडर ले सकते हैं। दूसरा, आप उसकी फॉलोअर कंपनी को चुन सकते हैं। हर सेक्टर से आप 2 स्टॉक उठा सकते हैं, पर पहले एक स्टॉक उठाइए और उसमें एसआईपी करते रहिए। यानी कि आपने सोच लिया अगर आपको 10,000 पर मंथ डालना है, या 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, या 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, यानी कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो। मैं ही नहीं कह रहा कि कम या ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो। तो मान लो आपने 5 स्टॉक उठा रखे हैं, 5 सेक्टर के लीडर को चुन रखा है और आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए अकॉर्डिंगली। मतलब बराबर बराबर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए। पहला तो ये तरीका होगा। दूसरा, इसे पहचानने का एक और तरीका होता है
कि आपको ये देखना होता है, मान लो आपने किसी भी सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का या मान लेते हैं FMCG सेक्टर का स्टॉक उठा लिया, एक एग्जांपल इसका लेते हैं, अभी तक हम बैंकिंग का डिस्कस कर रहे थे। तो आपको देखना है उस कंपनी की सेल्स क्या हो रही है। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है हर मंथ के हिसाब से या हर ईयर के हिसाब से या हर क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं उनके हिसाब से सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको देखना है प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तीसरा देखना है आपको कंपनी पे कोई भी किसी तरह का कर्जा तो नहीं है, लोन्स तो नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है, मतलब जिन पे लोन्स नहीं है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बहुत सारी अच्छी कंपनी है जिन पे लोन्स भी होते हैं, तो उसमें क्या देखना है, लोन्स का रीपेमेंट वो कैसे कर रही है, यानी कि लोन को हर साल या हर क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कम कर रही है कि नहीं, वो देखना है। अगर कम कर रही है तब भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इन 3 बेसिस पे भी, हालांकि क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको के साथ मेन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप एज ए बिगनर इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने लिए एक बेहतर स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं, एक बेहतर कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आप इन चीजों को देखिए, इन चीजों के हिसाब से भी आप किसी भी स्टॉक को चुन के उसमें SIP की शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया है कि आप अपनी सैलरी को किस तरीके से इन्वेस्ट करनी, और इन्वेस्ट जरूर करनी चाहिए। फिर से मैं कहूंगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक में फिलहाल बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, साथ में आपको कुछ और ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से भी आप अप स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे अपना फोन नंबर डालिए और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास कोड आएगा, आपको या को आपसे आप स्टॉक वाले कांटेक्ट भी करेंगे और आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं एक अलग से सेगमेंट और शुरू किया जाए जिससे आपको इसी तरह की हम नॉलेज प्रोवाइड कर सके, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके और आप ग्रोथ कर सकें। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह के एनालिसिस चाहिए कि नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।